स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 यानी SIR 2026 में एक बार फिर से बहुत सारे लोगों को नोटिस आनी स्टार्ट हो गई है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये नोटिस क्यों आ रही है, किन लोगों को आ रही है और इसका आप कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं ये नोटिस किनको आ रही है, क्यों आ रही है और इसका आप किसको जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान उन मामलों की जांच की जा रही है जहां डेटा में गड़बड़ी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और दस्तावेजों में अंतर पाया गया है। ऐसे मामलों से संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दी जा रही है ताकि वो अपने से संबंधित सही दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें और रिकॉर्ड को सही कराया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में नोटिस आ रही है। मुख्य रूप से नोटिस इन कारणों से आ सकती है। फर्स्ट है नो मैपिंग, यानी आपका जो गणना प्रपत्र भरा था उसमें आपने किसी से मैपिंग नहीं दिखाई थी 2003 से, ना अपने पापा, दादा, बाबा, नाना, नानी, किसी से आपने अपने 2003 के डेटा का मतलब मैपिंग नहीं करवाया था। तो पहला तो ये केस है कि उनको नोटिस आ रही है। सेकंड आ रही है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब सारे जितने केस हैं उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अब इसमें भी मैंने देखा, बहुत सारे नोटिस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुख्य 5 मामले हैं जिनमें नोटिस आ रही है। फर्स्ट है कि आपने डेटा फिल किया और उसमें आपने गलत कर दी, जैसे पापा का नाम, दादा का नाम, ये आपने नाम में गलती कर दी। ठीक, दस्तावेज से आपका मेल नहीं खा रहा है, आपने प्रस्तुत कुछ और किया है। और जैसे कि आपका नाम है विजय कुमार और 2003 में आपने जिस सूची से अपनी मैपिंग कराई है तो उसमें लिखा हुआ है विजय के आगे कुछ गुप्ता लगा हुआ है। मान लो आपका नाम विजय शर्मा है और अभी वर्तमान में आपका विजय कुमार है, तो उनको नोटिस आ रही है जिनका इस तरह नहीं मेल कर रहा है। ठीक, अब या आपके वोटर आईडी में, ठीक है, विजय कुमार सनाप सोनू कुमार है, ठीक, और आपने उस टाइम जो मैपिंग कराई है, अपने पिताजी की मैपिंग कराई है, तो उसमें है विजय कुमार, उसमें पिताजी का नाम केवल सोनू है, यानी कि नाम अधूरे हैं, नाम में कुछ गड़बड़ी है, थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो उनको जो है नोटिस जा रही है। तो और सेकंड है, आपने जिससे भी अपना डेटा दिखाया हुआ है, ठीक, जैसे आपने पापा का 2003 से मैपिंग करवाया, अब पापा की डीओबी और आपकी डीओबी, आपके पेरेंट्स की डीओबी और आपकी डीओबी में अगर 15 साल से कम का अंतर है, ठीक, तब भी आपको नोटिस आएगी। थर्ड है, अगर आपने अपने दादा, दादी, नाना, नानी से मैपिंग करवाई है और आपकी एज और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज में 40 साल से, मतलब 40 साल से अगर कम का अंतर है, तब भी आपको नोटिस आएगी। फोर्थ केस बनता है, आपने अपने पेरेंट्स की मैपिंग करवाई है, ठीक, SIR में, और उसके बाद में आपके एज में और आपके पेरेंट्स की एज में 50 साल से ज़्यादा का अगर अंतर है, तब भी आपको नोटिस आएगी। तो ये 4 केस हो गए। 5वां केस है, आपने, यानी सपोज करिए आप 7 भाई बहन हैं, तो 7 भाई बहनों ने आपके पापा को एज अ पेरेंट्स के रूप में मैपिंग करवाई हुई है। तो वहाँ पे जितने भी लोग 6 से ज़्यादा जिनकी मैपिंग हुई है, ठीक है, 7 जहाँ पे भी मैपिंग हुई है एक पेरेंट्स पे, उनको नोटिस आ रही है। तो ये 5 मामले हो गए। ठीक, तो अभी मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, नोटिस अभी आपको दिखा भी दूंगी कि ये नोटिस है और कैसे आपको जवाब देना है, क्या आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जो नोटिस में जगह लिखा हुआ है, ये सारी आपकी जो क्वेरी को हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि नोटिस किस किस प्रकार की आ रही है। तो हम नोटिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नो मैपिंग। ओके, नो मैपिंग मतलब जिनको अभी तक नोटिस जा चुकी है पहले से ही नोटिस। फर्स्ट फेज में किनको नोटिस गई है? नो मैपिंग वाले को, जिन्होंने 2003 से जो है डेटा अपना या अपने रिश्तेदार का नहीं भरा था। जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कौन सी नोटिस है? नो मैपिंग की नोटिस है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा होता है, नोटिस ऐसे ही आएगी, बस यहाँ पे जो विवरण लिखा है इसी के अनुसार आपको अपनी कार्यवाही करनी है। ठीक, तो फर्स्ट वाली जो थी मैंने बताया नो मैपिंग। नो मैपिंग में क्या था, आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित वह विवरण नहीं भरा है जिसके आधार पर आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी पिछले SIR के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित किया जा सके। इनका साफ साफ ये है, स्पष्ट शब्दों में, SIR, पिछला SIR, ओके, या तो आपका भरना है 2003 में, आपका किस स्थान पे, किस क्रमांक पे नाम था, किस भाग संख्या में, या अपने रिश्तेदार। और रिश्तेदारों में मैंने आपको बताया है दादा, दादी, नाना, नानी, माता, पिता, मतलब 6 लोगों का डेटा। ठीक,
तो अगर ये रिश्तेदार में कौन है, 6 लोग हैं, 6 लोगों में से या तो आप किसी का दिखाइए और या तो आपका नाम अगर 2003 की सूची में हो उसको दिखाइए। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में अब नोटिस आना स्टार्ट हो गई है, उसको हम बताते हैं आपको। तो ये सेकंड केस है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो वहाँ का सॉफ्टवेयर है, जो AI है, जो भी है जिसके द्वारा इनकी जाँच करी जा रही है, उनको लग रहा है कि ये गलत है। इस मामले में आप गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप गलत हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट कैटेगरी क्या मैंने बताया कि नो मैपिंग, जिसने मैपिंग नहीं कराई उनकी नोटिस आई। सेकंड क्या है, जिसने मैपिंग कराई उनको नोटिस आई। मैपिंग वाले में क्या है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब इसमें कौन कौन से केसेस बन रहे हैं, वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके पिता के नाम और पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में उनके नाम में विसंगति के कारण आपके गणना प्रपत्र में दिखाए गए लिंकेज के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से गलत ढंग से लिंक किया गया है। अब जैसे यहाँ पे सारा डेटा एक एक व्यक्ति तो नहीं चेक कर रहा है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या AI कोई चीज़ लगाई गई है। तो हम जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि आपके पिता का नाम क्या है, सोनू कुमार है अभी के दस्तावेज में, और जो आपने 2003 का डेटा लिंक किया है उसमें कुमार नहीं लगा है, केवल सोनू है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गया। इसको लग रहा है कि आपने शायद, अब यहाँ जितने भी केस हैं ये शायद वाले ही केस हैं, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और BLO बोलेगा कि हाँ ये सही है, मैंने जांच लिया, अच्छे से जांच लिया। अभी के केस में ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गलत मैपिंग हो गई है। ठीक, इसमें सारे केस जो है मैपिंग वाले में है कि शायद गलत मैपिंग हो गई है, तो इसी को हमको सुधारना है और इसी को हमको डॉक्यूमेंट दे के दिखा देना है। ठीक, अब जैसे इनको लग रहा है कि उस टाइम पे आपके पिता का नाम जो है सोनू ही था या किसी कारणवश गलत हो गया था, अब सोनू कुमार हो गया, तो आप डॉक्यूमेंट दिखा देंगे नहीं ये सोनू कुमार ही है, उस टाइम पे गलत था, इनका जो है सही किया गया, तो आपका BLO लिख देगा कि उसका भी हम आपको दिखा देंगे। सेकंड है, आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले SIR के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में जो आपको जोड़ने के लिए किया गया है, यानी जिसके साथ आपने मैपिंग दिखाई हुई है। ठीक, उनके बीच में क्या है, 15 साल से कम का अंतर है। जैसा मैंने बताया कि सेकंड केस क्या है, पेरेंट्स और आपकी एज, इनके बीच में गैप कितना है, 15 साल से कम का अगर गैप है, ठीक, तो आपको नोटिस आएगी। अब कोई अगर वास्तव में 15 साल से कम का एज है, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। ठीक, हो सकता है गलती हो गई हो, 15 साल से कम की एज ना हो, पिताजी की DOB गलत हो गई हो, कुछ भी हो, वर्तमान डॉक्यूमेंट लगाइएगा और दिखाइएगा, क्योंकि अब इसमें केस में अगर 15 साल से कम है तो उसको ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता अगर वास्तव में रहा होगा। यहाँ पे ये माना जाता है कि 15 साल से कम का एज नहीं हो सकता है, गैप नहीं हो सकता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और इसको सही करवाना है। थर्ड केस क्या है, आपको उस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री के रूप में जोड़ा गया है जिसे 6 अन्य लोग भी अपने पिता के रूप में दावा करते हैं। जैसा मैंने बताया कि 6 से भी ज़्यादा जिनकी मैपिंग हुई है, अब इन 6 अन्य लोग जो हैं उनको भी नोटिस गई होगी, क्योंकि अब ये है और 6 अन्य लोग भी हैं, सारे लोगों को, 7 लोगों को यही नोटिस गई होगी। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि वो 6 भाई से कम होंगे, 7 होंगे तो 7 लोग अपना दावा प्रस्तुत करेंगे कि नहीं हम 7 भाई हैं और मतलब हमारे पिता यही हैं यही हैं यही हैं, सारे 7 लोग प्रस्तुत करेंगे, ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई अपने अगर जिनके 6 से ज़्यादा है तो वो कम थोड़ी ना करेगा, रहेंगे उतने ही। बस हमको मतलब इनका जो AI है या जहाँ से भी इसकी जांच हो रही है उसको लग रहा है, उसका लॉजिक है कि शायद ये गलत डाटा फिल हो गया हो, तो इसको आपको जो डॉक्यूमेंट आपको दे देना है जाके। अभी और आपको बताते हैं, ये फोर्थ क्या है, यह कि आपके और आपके माता पिता के बीच के उम्र का अंतर 50 वर्ष से अधिक है। आपके पेरेंट्स और आपकी एज में जो है 50 वर्ष से ज़्यादा का गैप है, तो आपको नोटिस आएगी, क्योंकि इसको लगता है कि 50 की उम्र के बाद जो है कैसे बच्चे हुए, तो बहुत सारे लोगों को हुए हैं। ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बुढ़ापे में हुआ तो क्या करेगा, हो सकता है कि ये एज गलत ही हो। फर्स्ट केस ये हो सकता है। अगर वास्तव में यही जन्म तिथि है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर सही है तो है, अगर मान लो कि गलत मैपिंग हो गई हो तो उसको सही किया जाएगा, अगर है वही एज तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेटा जाके दीजिए, BLO लिखेगा कि नहीं मैंने जांच किया और जो विवरण वही विवरण भरा गया है, इसमें गलत मैपिंग नहीं हुई है, फिर आपका केस जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने दादा दादी के साथ अपनी मैपिंग दिखाई थी और यहाँ पे क्या है 40 वर्ष से कम का है दादा दादी और आपकी एज,
ठीक, इसमें अगर 40 वर्ष से कम का गैप है तब भी नोटिस आएगी। तो ये भी हो सकता है कि जो है गलत फिल हो सकता है सही भी हो। तो मतलब ये चिंता नहीं करना है कि जाएं हम उनकी डीओबी चेंज करवाएं। देख लीजिएगा, हो सकता है कि गलत मैपिंग ही हो गई हो, क्योंकि इतने लॉजिक लगाए गए हैं वहाँ से कि ये गलत, यह देखो यहाँ पे सब मिलेगा, यह संभवतः गलत मिलान के कारण ही ऐसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि गलत मिलान के कारण ऐसा है, जिससे संभावित गलत मेल होने का संदेह पैदा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलत मिलान के कारण ऐसा है। ठीक, अब यहाँ पे तो गलत ढंग से लिंक किया गया है क्योंकि नाम में गड़बड़ी है, तो आपको दिखाना पड़ेगा और प्रपत्र 8 वगैरह जो भी है या दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको। ये जो केस हैं, ये सारे केस हैं, इसमें संभवतः ही है। अगर वो जांच किया जाएगा, वही डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आपने दादा दादी की मैपिंग दिखाई है तो दादा दादी का कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। है नोटिस, अभी आपको हम और नोटिस दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए नोटिस है, ऊपर नाम रहता है सबका। अभी पूरी नोटिस मैंने आपको दिखाई। मेन इसी नोटिस का वो रहता है जहाँ पे टिक लगा है, किस श्रेणी में आपको नोटिस आई है, इसी से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट भी देने हैं। यहाँ पे भी यही है, पिछले पुनरीक्षण के अनुसार नाम में विसंगति के कारण आपके पिता के नाम, ठीक, नाम में विसंगति के कारण इनका है, आपके पिता के नाम में विसंगति के कारण। फिर इनका दूसरा भी है, 5 साल मतलब 15 साल से एज भी कम है और नाम भी गलत है। ठीक, इनका देखिए आपके पिता के नाम में गड़बड़ी है और 15 साल से कम एज भी है। ठीक, जिसके साथ इन्होंने मैपिंग दिखाई थी। फिर यहाँ पे देखिए पिता के नाम और उनके नाम में विसंगति है और एज भी अधिक है। ठीक, इनका क्या है, इनका भी गलत ढंग से लिंक किया गया है, यानी नाम गलत है। इतने चीज़ें हैं। तो हमको ये लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि किन किन लोगों को नोटिस जा रही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नोटिस का जवाब आपको कैसे देना है। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केस। नो मैपिंग वाले में या तो आप 13 में से कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएं और या तो आप एसआईआर का अपना रिलेशन जाके दिखा दें, मतलब सूची दिखा दें। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नोटिस, और ये है संभावित गलत मेल के कारण, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले नोटिस हैं। यहाँ पे क्या होता है, जिसको नोटिस आती है, नोटिस संख्या होती है, वो लिखा होता है। जिसको नोटिस आई है उसका नाम, इपिक नंबर, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे किस श्रेणी में आपको नोटिस आई है ये लिखा होता है। फिर यहाँ पे किस डेट को आपको हियरिंग के लिए जाना है ये लिखा होता है। जैसे 10 फरवरी को 12 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे स्थान का नाम लिखा होता है। ठीक, तो उस पे आपको जाना होता है। यहाँ पे जिसकी साइन रहेगी उसी के ऑफिस में जाना रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इन्हीं के ऑफिस में आपको जाना है, और नहीं तो फिर जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे किसी भी सहायता के लिए आप अपने बीएलओ से व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे बीएलओ का नाम लिखा होता है और नंबर भी लिखा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे एज के अनुसार, जिस एज में आप आते हैं, मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है एसआईआर से संबंधित और नोटिस के संबंध में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसके संबंध में। तो आप कौन से डॉक्यूमेंट किसको ले जाने हैं ये उस वीडियो में देख लीजिएगा। अभी हम आपको आगे बताते हैं कि कैसा करना क्या है। तो जैसे ये नोटिस आई है, नोटिस बीएलओ के पास में आती है, बीएलओ ही आपको नोटिस देता है। यहाँ पे होता है रसीद, पावती। ये नोटिस आपको पूरा दिया जाएगा, यहाँ से फाड़ के नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर। बीएलओ क्या करेगा, यहाँ पे आपके परिवार के किसी सदस्य से साइन करवा लेगा और नोटिस आपको देगा। ये पर्चा फाड़ के बीएलओ अपने पास रख लेगा। फिर उसके बाद में मतदाता की, उसके जिस संबंधी के साथ मैपिंग की गई है उससे संबंध का सबूत। अब कोई संबंध, जैसे आपने दादा के साथ अगर की है तो दादा के साथ रिलेशन का कोई संबंध आपको दिखाना होगा। तो इसके लिए या तो आप अपने पिता का दिखाएं, ठीक, एक संबंध अपने पिता का दिखाएं कि ये हमारे पिता है, और पिताजी के पिता का संबंध फिर आप दिखा दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है आप परिवार रजिस्टर दिखा दीजिए। ठीक, परिवार रजिस्टर आप निकलवा लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा कि उसमें पिताजी, दादाजी सारे लोग रहेंगे। पिताजी आपके अगर हैं, जैसे सपोज करिए आपका नाम है सोनू कुमार, परिवार रजिस्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा मोहित, मान लेते हैं। ठीक, मोहित, तो उसके पहले आपके पिताजी का नाम भी होगा मोहित, कि पिता का नाम कुछ भी। ठीक, तो यहाँ पे संबंध पता चल जाएगा कि आपके दादाजी का है। तो परिवार रजिस्टर बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आपको एक खुशखबरी और दे देती हूँ कि जिन भी लोगों को नोटिस जा रही है उनके लिए थोड़ी रिलैक्सिंग की बात ये है कि अब उनको जो उनके नोटिस में डेट, टाइम एंड प्लेस लिखा होगा कि हमको इस ऑफिस में जाना है हियरिंग के लिए, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। आपका काम आपके बीएलओ के द्वारा ही हो जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप लेके जाइएगा बीएलओ के पास, या बीएलओ के पास जाके आप समझ लीजिएगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। अब आपको हियरिंग ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बीएलओ के पास में ही जाना है, और सारी सुनवाई अब आपके बीएलओ ही करेंगे। बीएलओ आपके बीएलओ ऐप में सारी चीजें अपलोड कर देंगे।
और ये ध्यान दीजिएगा कि हियरिंग डेट जो आपको दी गई है उस डेट के पहले ही आप बीएलओ के पास जाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट वो कहेंगे वो आप उनको दे दीजिएगा, उनके द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा और आप अपने बीएलओ आपकी ग्राम पंचायत के होंगे या हो सकता है 1-2 ग्राम दूसरी ग्राम पंचायत के होंगे, मतलब ज़्यादा दूर के बीएलओ नहीं होंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप उनके पास कई बार जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हम क्या डॉक्यूमेंट लेके आए और आप अपलोड करवा लीजिएगा। हियरिंग डेट में क्या होगा, जो आपके ईआरओ होंगे वो वहाँ से देख लेंगे और वो वहाँ से अप्रूव कर देंगे। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, अगर एक डेट में ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवा पाए, आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाए, जैसे मान लो आपको परिवार रजिस्टर नकल लेनी है और आप उस टाइम पे नहीं ले पाए, 12 तारीख डेट थी, अब आप परेशान हो जाए, आप ऐसा करिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट कर पाते हैं तो आप उनसे डेट ले लीजिएगा। एक डेट में आपका कैंसिल नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। चुनाव आयोग किसी का भी नाम ऐसे ही नहीं काट देगा, इसीलिए आपको 1 महीने का समय और दे दिया गया है, समय बढ़ा दिया गया है, ताकि जो भी चीजें हैं वो सही, मतलब क्या करना है, डेटा की शुद्धि करनी है कुल मिला के। जिनका भी नाम गलत है, एज में गैप आ रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि एज में हो सकता है, अगर गैप आ रहा है 15 साल से कम का गैप आ रहा है पेरेंट्स और जो बच्चा है, तो हो सकता है कि ये गलत मैपिंग हो गई हो, वहां से ऐसा लग रहा है, तो उसको फिर से चेक कराया जाएगा कि नहीं, गलत मैपिंग नहीं हुई है, इनकी एज कम ही थी, ठीक है। अब अगर आप वास्तव में कम थी तो कोई उसको सुधार भी नहीं पाएगा, हो सकता है कि पहले शादी पहले हुई होगी, कुछ भी हो सकता है केस, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो आपको ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए कि आप पैनिक हो जाए, अरे मेरा तो नोटिस आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के सही डेटा आप जाके दे दीजिएगा। अगर आपके पेरेंट्स में और आप में 50 साल से ज्यादा का गैप है, तब भी देखिएगा कि हो सकता है कि डेटा गलत फीड हो गया हो, ये देखा जाएगा। अगर वही एज है तब भी आपको जो डेटा है वही करिएगा, कहीं आप उसको कम करवाने के चक्कर में या ज्यादा करवाने का चक्कर ये सब मत करिएगा कि अरे वास्तव में मेरे पेरेंट्स और मेरी एज में 15 साल से कम का एज है तो उसको जाओ सही करवाने लगो, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपकी एज है उसी को अपलोड करवाना है, ठीक। और अगर 50 साल से ज्यादा का भी डिफरेंस है तब भी आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक। वास्तव में अगर है ज्यादा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वही अपलोड करवाइएगा। दादा दादी और आपकी एज में 40 साल से कम का डिफरेंस है, ये वहां लॉजिक लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये गलती से फीड हो गया हो, ठीक है, इतना कम गैप। अगर नहीं है, वास्तव में आप 40 साल से कम का ही गैप है, ठीक है, तो फिर आप वही अपलोड करवाइएगा, सही करवाने के चक्कर में मत पड़िएगा। वो निर्वाचन आयोग का काम है कि वो क्या करेगा, कैसे जांच करवाता है, ठीक। अभी तो वो डेटा शुद्धि करवा रहे हैं कि हाँ सही है, ठीक। फिर उसके बाद में एक ही पेरेंट्स पे 6 से ज्यादा लोग अगर मैपिंग कर दिए गए हैं, तब भी सोचा जा रहा है कि कैसे 6 से ज्यादा, भाई 6 से ज्यादा भी बहुत सारे लोगों को बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो सही है तो आप अपलोड करवाइएगा, उसमें ये पैनिक मत करिएगा कि अब मेरा हम चले डेटा एडिट करवाने लगे, इसमें मत पड़िएगा, नहीं तो आप लोग फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। जो भी डेटा आपका है वैसे ही अपलोड करवा दीजिएगा। अगर आप का डेटा मतलब नोटिस गलत कारणों से आ गई है, नहीं 15 साल से कम का एज नहीं है, तो आप सही डेटा जो है उसको फिल करवाइएगा, मतलब ठीक, लेकिन उसको एडिट वगैरह ये सब मत करवाइएगा, मैं यही सलाह दूंगी बस। और नोटिस जिनको भी गई है, अपना बीएलओ के पास जाइएगा और वहां से आप लोग जो है नोटिस का जवाब आपके बीएलओ के माध्यम से ही हो जाएगा। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपको नहीं जाना पड़ेगा एईआरओ या ईआरओ के कार्यालय में, ये अच्छी बात है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।